नमस्कार दोस्तों। मैं आज विज्ञान के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको वर्ग दो मैथ्स विषय और साइंस विषय दोनों में काम आने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, पहला है कि हम पृथक्करण किसको कहेंगे। तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग जब करते हैं उस विधि को ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की विधियां, तो पृथक्करण की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि यहां पर मैंने दिया है पहले हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि, थ्रेशिंग विधि और चालन विधि। आइए हम समझते हैं कि यह हस्तचयन विधि क्या है। आप लोगों ने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा या आप घर में देखते होंगे कि जब चावल से कंकड़ को बीना जाता है, जब चावल से कंकड़ को बीना जाता है या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को बीना जाता है चावल या गेहूं से या धान से, उस विधि को अपन क्या कहते हैं, टुकड़ों को हटाना क्या कहते हैं, हस्तचयन विधि। अर्थात हाथों की सहायता से हम अपने हाथों की सहायता से अशुद्धियों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हस्तचयन विधि। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति अनाज से कंकड़ या पत्थर के टुकड़ों को अलग करता है। इस विधि को हम हस्तचयन विधि कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हस्तचयन विधि के द्वारा निम्न में से किन को अलग किया जाता है, या 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी विधि क्या कहलाती है। सही जोड़ी बनाने के लिए आ सकते हैं। दूसरा विधि आता है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है दोस्तों, जो अनाज की डंडियां होती है, जैसे धान का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, ये सरसों का पौधा हो गया, इनमें से अनाज को अलग करने की विधि ही थ्रेशिंग है। आजकल मशीनों की सहायता से किया जाता है, लेकिन पहले जो ये चित्र आपके सामने दिख रहा है, यह व्यक्ति क्या काम कर रहा है, अनाज की जो डंडी होती है, अर्थात अनाज का जो पौधा होता है, जैसे धान हो गया या गेहूं, उसको किसी मजबूत जगह से क्या करता है, टकराता है, जिससे अनाज अलग हो जाता है और भूसी अलग हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रेशिंग की विधि। ये प्रक्रम को डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक करना ही क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है दोस्तों। और भी अलग अलग प्रकार से आप थ्रेशिंग के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है दोस्तों कि निष्पावन विधि। अब जब थ्रेशिंग का कार्य पूरा हो जाता है, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में, आज मशीनों से होता है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि अनाज से भूसी को जब अलग करना होता था तो उसको या तो पीछे पंखा लगा लिया जाता था जिससे हवा आए और अनाज के टुकड़ों में से भूसी अर्थात जो हल्के टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। दूसरी विधि ये थी कि जैसे ये महिला यहां पर खड़ी है, ये क्या काम कर रही है, ऊंचाई पर खड़ी है, पवन का झोंका आ रहा है और अपने जो भी सामान रखे, सूप वगैरह, उसमें इसने अनाज रखा है। जैसे उसको ऊपर से ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसमें से हल्के जो अवयव होते हैं, भारी कण वहीं पर इकट्ठे नीचे गिर जाते हैं पवन के झोंके से, और हल्के कण चाहे भूसी हो या डंठल हो या धूल के कण हो, वो दूर तक चले जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं निष्पावन विधि। अगला आता है चालन विधि। अब ये चालन विधि क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में रोटी बनाने के पहले आटे को छाना जाता है, तो छालन विधि कहें या चालन विधि, चलने की सहायता से आटे को क्या किया जाता है, चाला जाता है, ताकि उसमें जो कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि अपने उपयोग के नहीं हैं, जो कि बाहर से हमारे आटे में आ जाते हैं, उनको अलग किया जा सके। या हम ये कहें कि आटे को जब चालते हैं तो उसमें से चोकर को अलग किया जाता है। कुछ अशुद्धियों को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चालन की विधि कहते हैं। दूसरा चीज यहां पर क्या आता है, चालन की विधि में क्या उपयोग होता है, छन्नी। क्या उपयोग होता है दोस्तों, छन्नी, जिसको अपन चलनी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज देखते हैं कि जब घर बनता है, मकान जब बनवाया जाता है, तो जो रेत के कण होते हैं, रेत जब प्लास्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो रेत को सबसे पहले बड़ी चलनी से छान दिया जाता है, चाल दिया जाता है, जिससे रेत के बड़े कण अलग हो जाते हैं। इस विधि को हम बोलते हैं चालन की विधि बोलते हैं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में पृथक्करण की विधियां दी हुई हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों हम कि एक और विधि है दोस्तों हमें, कि यदि मिश्रण है, किसी चीज का मिश्रण है, उस मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। तो मान लीजिए कि पानी में कुछ मिला हुआ है, तो पानी में कुछ मिला हुआ है, या पानी में हमने नमक या पानी में रेत डाल दी। अब पानी में रेत डाल दिए हैं, तो रेत को पानी से कैसे अलग करें। तो जब पानी में रेत घुला हुआ है दोस्तों, तो थोड़ी देर के लिए उस बर्तन को शांत रख दीजिए आप। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि रेत
नीचे जमीन पर तली पर, बर्तन के तली पर बैठ जाता है और ऊपर ऊपर पानी हो जाता है। फिर पानी को आप दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, इस प्रकार से रेत और पानी अलग हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रण से किसी चीज को जब अलग करना है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अवसादन और निस्तारण की विधि। अवसादन मतलब जब कोई वस्तु, जब कोई ऐसी चीज जो तली पर बैठ जाए वो कहलाती है अवसादन, और उसमें से द्रव को, लिक्विड को अलग कर लेना वो कहलाती है निस्तारण। तो निस्तारण विधि के द्वारा किसको किसको अलग कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू आप और भी कई सारी चीजों को समझ सकते हैं कि निस्तारण विधि के द्वारा हम किनका किनका पृथक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं धातु और अधातु। पहले पदार्थ पढ़ते हैं। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं, 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जबकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। मुख्यतः 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, जबकि इसकी कुल 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं दोस्तों। ठोस, द्रव और गैस तो आप जानते हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है दोस्तों, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो इसको माना गया है BOE, बोस-आइंस्टाइन प्रावस्था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस, ठीक है, प्रावस्था। ये 5 अवस्थाएं मानी जाती है। अब प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, ठोस तो आप जानते हैं, जिनमें अणु पास पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, बंधे हुए होते हैं। जबकि द्रव क्या है, द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। और गैस क्या है, इसमें अणुओं के बीच की दूरी और भी ज्यादा हो जाती है, उसे अपन गैस कहते हैं। जबकि द्रव और गैस दोनों मिलकर तरल कहलाते हैं। तरल किसे कहते हैं दोस्तों, तो तरल वह होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध को फर्श पे डालते हैं तो वह बह जाता है। ठीक उसी प्रकार से गैस को भी यदि हम बर्तन से खोलें या गैस सिलेंडर खोलें तो वह उड़ने लगता है। इसी को अपन बोलते हैं बहने का गुण, जिसे अपन क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि प्लाज्मा कहां पर पाया जाता है, तो प्लाज्मा अत्यधिक ताप पर पाया जाता है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा ताप होगा वहां पर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा ना तो ठोस होता है और ना ही द्रव होता है, अर्थात जेली के रूप में होता है। प्लाज्मा किस रूप में होता है दोस्तों, जेली के रूप में होता है। ना तो अत्यधिक ठोस, उसके अणु बहुत पास पास भी नहीं होते और उसके अणु बहुत दूर दूर भी नहीं होते, उसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि ये कहां पाया जाता है, सूर्य और तारों में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो कि कहां पर पाया जाता है, तो सूर्य और तारों में प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि सूर्य और तारों का ताप उच्च होता है। आगे देखते हैं दोस्तों धातु क्या है। धातु अपन किसे कहेंगे, जिसमें चमक होती है। बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो चमकती है वो क्या होती है, धातु होती है। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो धातु जिसमें चमक होती है, जो विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है, अर्थात जिसको अपन सुचालक बोलते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी गुण पाया जाता है, जैसे कि आघातवर्धनीयता और तन्यता। तो पूछा जा सकता है आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो धातुओं में पाया जाता है, यह अधातु में नहीं पाया जाता। अब ये आघातवर्धनीयता और तन्यता क्या चीज है दोस्तों, तो जब हम किसी धातु को पीटते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, और पीटने के बाद उसको हम चादर के रूप में बना सकते हैं, तो उस गुण को अपन कहते हैं आघातवर्धनीयता। अर्थात जब धातु को पीट करके चादर बनाया जाता है तो उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं, और जब धातु को खींच करके तार के रूप में बनाया जा सके तो उसको अपन तन्यता कहते हैं। जैसे धातु में क्या आता है आपका, सोना और चांदी, ये भी धातुएं हैं। लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है दोस्तों, धातुएं हैं। अब हम बात करते हैं कि सोने को अपन क्या करते हैं, तन्ने भी बनाते हैं, अर्थात उसको खींच करके तार के रूप में जब गहने बनाए जाते हैं, ज्वेलरी जब बनती है सोने चांदी की, तो आपने देखा होगा कि उसको तार के रूप में भी बनाया जाता है, अर्थात वह तन्ने होता है, और उसको एक प्लेट के रूप में भी बनाया जाता है, अर्थात उस क्या है, आघातवर्ध भी होता है। इस प्रकार से आघातवर्धनीयता और तन्यता मुख्य गुण है धातु का। दूसरा क्या होता है कि जो धातुएं होती है, जब धातु को ठोस वस्तुओं से टकराया जाता है, अर्थात जब धातु को किसी भी ठोस सतह से टकराया जाता है, टकराव कराया जाता है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु से बनी वस्तु जब कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करता है।
उदाहरण के लिए धातुएं कौन है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा, सोना, चांदी। अब लोहा को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं Fe से। आपके सिलेबस में प्रतीक चिन्ह भी हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा मतलब जिसको अपन कॉपर बोलते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, धातुएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातु किसे कहेंगे, अधातु वह है जिसमें धातुओं की तरह गुण नहीं होती है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जिसमें धातुओं की तरह गुण नहीं होती है, अर्थात जो जिसमें चमक नहीं होता, जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, जिसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है, जिसमें तन्यता का गुण नहीं होता, उसी को अपन बोलते हैं अधातु। जैसे फॉस्फोरस किससे दर्शाते हैं, P से, ऑक्सीजन किससे डिनोट करते हैं, O2 से, नाइट्रोजन N से। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ये अधातु कहलाती हैं। अधातु में चमक नहीं होती है, ये विद्युत और ऊष्मा के चालक भी नहीं होते हैं, ये भंगुर होती हैं। कौन भंगुर होती हैं, अधातु। भंगुर मतलब क्या हो गया कि जिसे हम तोड़ सकें, अगर हम इसको ठोस जगह पे फेंकते हैं तो यह टूट जाती है। जिस प्रकार से यदि हम मिट्टी की छोटी सी गेंद बना लें, सूखी मिट्टी को उठा के दीवार से यदि पटके या जमीन से पटक दें तो वह टूट जाती है, बिखर जाती है, उसी को अपन बोलते हैं दोस्तों भंगुर वस्तु, यह भंगुरता कहते हैं इस गुण को। तो ये भंगुरता का गुण किस में पाया जाता है, पूछ सकता है, ठोस में, सॉरी धातु में या अधातु में। तो अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अब हम कुछ देखते हैं दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन भी हैं धातुएं अधातुओं में, जैसे कि सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, ये धातु हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु। मैंने शुरू में बताया कि जो धातु होती हैं वो कैसी होती है, कठोर होती हैं, इनमें चमक होती है। बट सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो नरम है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि इनमें से नरम धातु कौन सी है, तो कौन कौन है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों कैसी धातु हैं, नरम धातु हैं। अब नरम धातु है इसलिए इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सा है, तो किसको काट सकते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। अब एक चीज हम बता दें दोस्तों आपको कि सोडियम ऐसा धातु है जो कि वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत क्रियाशील धातु होता है। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होता है, किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से। इसलिए वायुमंडल की ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु का नाम बताएंगे, तो पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सोडियम बताएंगे। पारा एक ऐसा धातु है जिसको अपन Hg से डिनोट करते हैं, जो कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव होता है। पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर पाया जाने वाला, द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु का नाम। जबकि हमने बोला था कि धातु ठोस होता है, लेकिन यहाँ पर जो पारा है यह क्या है, द्रव धातु है। द्रव के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा। फास्फोरस को P से दर्शाते हैं। फास्फोरस धातु नहीं है बल्कि है अधातु है, लेकिन सक्रिय अधातु है। ऐसा सक्रिय धातु जो कि वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, बहुत अतिशीघ्र अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। तो जल में रखे जाने वाला अधातु का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, फास्फोरस। मिट्टी के तेल में रखने वाला धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे, सोडियम। चाकू से काटा जा सकता है, किसको काटा जा सकता है, सोडियम को और पोटेशियम को। द्रव के रूप में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि धातु जल से क्रिया करके क्या बनाता है। जब धातु का जल से अर्थात H2O से अभिक्रिया होता है तो है हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है दोस्तों, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी देता है। हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी देता है, कौन, धातु जल से अभिक्रिया करके। जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों। जब अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है तभी तो हम फास्फोरस को जल में रखते हैं, अन्यथा क्यों। धातु अधातु में कुछ अपवाद भी होते हैं, धातु अधातु में कुछ अपवाद ही होते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे कि आयोडीन अधातु है। हमने शुरू में बोला कि धातुओं में कोई चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी चमक होती है। तो चमकीले रूप में पाए जाने वाला अधातु का नाम क्या है, आयोडीन। अधातु में चमक नहीं होता है लेकिन आयोडीन में होता है, ध्यान रखिएगा। आयोडीन में क्या है, चमक होता है, जबकि बाकी की अधातु में नहीं होता है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालक भी नहीं होता है।
अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालक अर्थात सुचालक नहीं होता है, लेकिन हीरा ऊष्मा का चालक है। अगर हम हीरे को, डायमंड को धूप में रख दें तो वह गर्म हो जाएगा, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ग्रेफाइट कैसा है? एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत का चालक होता है, तो वह ग्रेफाइट है। ऐसा धातु जो ऊष्मा का चालक होता है तो क्या है? हीरा है। ठीक है। ये ग्रेफाइट कहां पर उपयोग होता है दोस्तों? पेंसिल के लीड, पेंसिल जो अपन यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ अधातुएं हैं, इनका उपयोग कहां होता है। ये थोड़ी सी हाई लेवल की क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। पटाखे बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो सल्फर और फास्फोरस का। पटाखे बनाने में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? सल्फर और फास्फोरस, ये धातुएं हैं, इनका उपयोग किस में करते हैं? अधातुएं हैं ये, इनका उपयोग अपन किस में करते हैं? पटाखे बनाने में करते हैं। माचिस की तीली बनाने में, माचिस की तीली किससे बनी होती है पूछ जाएगा, तो लाल फास्फोरस से, रेड फास्फोरस की सहायता से माचिस की तीली बनाई जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग किस में होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक खाद बनाने में होता है। और पैकिंग ऑफ फूड अर्थात जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो पाउच में मिलते हैं आपको खाने के लिए, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। सामान उसके अंदर कम मात्रा में होती है, लेकिन वो फूला इतना होता है कि लगता है कि पैकेट भरा हुआ है। कारण क्या है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी सहायता से कई दिनों तक वह भोज्य पदार्थ या कई महीनों तक भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता है। आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो टिंचर आयोडाइड बनाने में आयोडीन का उपयोग करते हैं, जो कि घावों में लगाने काम आता था। एंटीसेप्टिक बनाने में भी हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, परमाणु, अब हम देखते हैं परमाणु क्या है? जिसे हम और भी छोटा नहीं कर सकते, कैन नॉट कट, जिसको हम काट नहीं सकते, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं। एटम, जिसको अपन काट नहीं सकते उसी को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। लेकिन फिर भी हम बता दें आपको कि जो परमाणु होता है वह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो दोस्तों, यहां पर हम आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा होता है। आपके सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है दोस्तों? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका कितना होता है वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या है? आवेश है, चार्ज है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर जब चार्ज पूछेगा तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम क्या है? चार्ज या आवेश का मात्रक है, यूनिट है उसका। ठीक यही वैल्यू होती है प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता चल गया आपको, प्रोटॉन पर आवेश। बस अंतर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋणावेशित होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। लेकिन यदि बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये क्या होता है दोस्तों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67। प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि हम बात करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम केजी। तो न्यूट्रॉन का भी मास होता है और प्रोटॉन का भी मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास दोनों सेम होते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। दोस्तों, यदि थोड़ी बहुत ऊंचे स्तर का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो परमाणु के नाभिक के आकार की जो कोटि होती है वह होती है 10 की पावर माइनस 14 मीटर की कोटि। और नाभिक का आकार, ये नाभिक का आकार है। और यदि परमाणु का आकार पूछेगा तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक छोटा होता है और परमाणु बड़ा होता है। ठीक। और यदि पूछा जाए कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, यदि कोई
परमाणु दिया हुआ, उस परमाणु के नाभिक में क्या क्या मिलता है दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चक्कर में अपने उस नाभिक के कक्षक में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने कक्षक में ऑर्बिटल में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। विद्युत रूपेण क्या होता है? उदासीन, अर्थात उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस प्रकार से उदासीन होता है। क्या होता है? कोई भी परमाणु उदासीन। दोस्तों थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो पीछे पढ़े। तो पृथक्करण की कुछ विधियां क्या है? हस्तचयन विधि, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निष्यंदन, ये पृथक्करण की विधियां हैं। अनाज से भूसे को अलग करना, पत्थरों को अलग करना किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? हस्तचयन विधि के द्वारा होता है। भूसा अनाज से भारी बीजों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग, अर्थात अलग कोई मिश्रण है उसमें कणों का आकार अलग अलग है, तो उनको अलग अलग करने के लिए चालन और निष्यंदन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यह भी पृथक्करण की विधि है। रेत और जल के मिश्रण को अलग करते हैं। रेत के भारी कणों को अलग करने के लिए अपन निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।